आइए प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने इतिहास पाठ संख्या 13 को प्रारंभ किया था और पाठ 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका या योगदान, टॉपिक का नाम था। इस क्रम में हम लोगों ने कल के क्लास में जाना था महात्मा गांधी का जीवन चरित्र और उनके द्वारा आजादी के लड़ाई में या भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन के नाम को केवल हम लोगों ने जाना था। मतलब कल के क्लास में केवल महात्मा गांधी का जीवन चरित्र और उनके द्वारा कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया, उन आंदोलन के नाम और वर्ष को जाना था। आइए उससे आगे जानते हैं। तो आज के सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसमें नाम होगा गांधी की विचारधारा। क्या है? गांधी की विचारधारा। मतलब गांधी की विचारधारा क्या थी, गांधी की सोच क्या थी। तो बता दें गांधी के विचार, गांधी का सोच जो था सबसे पहला था सत्य व अहिंसा। सत्य और अहिंसा। गांधी ने, या मैंने कल कहा था कि गांधी के व्यक्तित्व पर, गांधी के जीवन पर यदि सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ा तो वह गांधी जी के माता पुतलीबाई का, जो धार्मिक महिला थी, सच्चरित्र महिला थी। लिखा है कि बिना सूर्य को अर्घ्य दिए वो भोजन ही नहीं करती थी। और दूसरा सबसे अधिक प्रभाव पड़ा किसी पुस्तक का तो वह श्रीमद् भागवत गीता का। गांधी स्वयं अपनी आत्मकथा एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हमारे जीवन की सच्चाई। गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा है। उसमें इन्होंने कहा है कि जीवन में अगर सफल होना है तो सत्य मैंने सच्चाई के रास्ते पर चलो और अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से किसी को तकलीफ नहीं दो। क्योंकि मन से, वचन से और कर्म से किसी को तकलीफ देते हो तो यह भी एक प्रकार का हिंसा है। चैन के नींद अगर सोना है तो सच्चाई के रास्ते पर चलो और अहिंसा के रास्ता को क्या करो, अपनाओ। गांधी ने बात अपने जीवन चरित्र लिखा है कि सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्यम अप्रिय न ब्रुयात। सत्य बोलो तो प्रिय बोलो। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, सत्यम ब्रुयात प्रिय बोध्यात, माने सत्य बोलो लेकिन क्या बोलो? सच तो ऐसे ही करवा होता है। कहीं थोड़ा और टाइट होके बोल दिए तो करेला से भी ज्यादा करवा हो जाएगा। इसलिए कहा कि सत्यम ब्रुयात प्रिय बोध्यात, सत्य बोलो लेकिन क्या बोलो? प्रिय बोलो। प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात असत्य प्रिय। अब प्रिय ही बोलो तो असत्य कभी नहीं बोलो। हालांकि लोग असत्य चीज को बड़ा मीठा मीठा बोलता है, सत्य करवा होता है। नहीं, अगर प्रिय बोलना हो लेकिन असत्य बोलना है तो ऐसा प्रिय बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सत्याग्रह। इनकी दूसरी विचारधारा क्या थी? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। अरे भाई मान जाओ, गांधी कहे शुरू में अंग्रेजों को दाढ़ी पकड़े पैर पकड़े, हमारे देश है, मान जाइए ना, चल जाइए छोड़ के। अब तो बहुत दिन आप लोगों ने राज किया, कम से कम कुछ भारतवासियों को अपने मन के अनुसार तो जीने दीजिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए क्या करना? सच्चाई को स्वीकार करवाना। सत्य के लिए क्या करवाना? आग्रह करवाना, रिक्वेस्ट करवाना। ये नहीं कि सच्चे बोल रहे हैं तो लठिया देंगे 2 लाख, नहीं।
किसी को सच्चाई को स्वीकार करवाना है तो हमारा आदर सत्कार के साथ। और इन्होंने कहा कि सत्याग्रही का जो सबसे बड़ा ताकत होता है उसकी आंतरिक शक्ति होती है। नहीं, गांधी ने कहा अत्याचारी के अत्याचार को तब तक सहते रहो जब तक अत्याचारी का हृदय पिघल न जाए। हमने सुना है, पढ़ा है, गांधी के अपने विचार को मैंने जाना है। गांधी यूं ही महान नहीं बने। गलत सही? हाँ, अत्याचारी के अत्याचार को तब सत्याग्रह, सच्चे सत्याग्रही का सबसे बड़ा हथियार उसके का इच्छा शक्ति और धैर्य। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप पर कोई अत्याचार करता है, गांधी का विचार है, हालांकि बाइबल से भी लिया गया है, कि आप तब तक उसके अत्याचार को सहो जब तक जो अत्याचार कर रहा है उसका हृदय क्या होना जाए। इस जगह लिखा है गांधी को एक अंग्रेज ने इतना पीटा, इतना पीटा। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सुना है कि उनका चप्पल टूट गया। वो अंग्रेज अधिकारी था, रहा होगा आप लोगों जैसे, गया अपना घर में पत्नी सामने अपना लंबा लंबा फेंक रहा है। आज तो बुढ़वा का तत्व मारे हैं कि बिहार से आंदोलन करने का हिसाब मन में ख्याल ही नहीं लाएगा। शाम को एक नॉक हुआ गेट पर, सुनते हैं श्रीमान, पत्नी निकली, क्या बात है? तो साहब का चप्पल टूट गया था, सिवा के लाए, कहीं रात में गोड़ हाथ धोने में दिक्कत हो। पत्नी उसको तलाक दे दी। तू तो आदमी थोड़ी ना, मतलब ईश्वर को मारा है तू, कि जिसको तूने पीटा, क्या अगर तुम्हारी मर्दानगी है तो सुभाष चंद्र भगत सिंह को दिखा के दिखाओ अपनी मर्दानगी। ये तो भले ही हार मांस का बना हो लेकिन इंसान नहीं है, ये इंसानों में महान है। तू पीट दिया तो चप्पल सिवा के ले चला गया। ये बात सोचिएगा मैंने क्या कहा। ऐसे गांधी महान थे। और गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी की विचारधारा है। गांधी एक विचार है, जितना उस पर चिंतन करो, मंथन करो, क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। गांधी से पहले भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत सारे नेता थे। गलत सही? सोचो, 160 वर्षों तक बहुत सारे नेता राजनीति किए लेकिन देश को कुछ नहीं मिला। गांधी 1919 में भारत की राजनीति में प्रवेश किए, कह सकते हो 17 में, और 47 में देश क्या हो गया? 30 वर्षों में गांधी ने ये कर दिया। अलग बात है कि सबका योगदान था। क्या गांधी के हाथ में बंदूक था, तोप था, या आजकल के तरह राफेल था? नहीं था। डंडा तो वो चलाते नहीं थे, अपने सहारे के लिए प्रयोग करते थे। तो सबसे बड़ा हथियार सत्य और अहिंसा, दूसरा क्या? सत्याग्रह। स्वीकार करा दो श्रीमान आप गलती कर रहे हैं, डायरेक्ट न कहेंगे आप गलती कर रहे हैं, उन्हीं के मुंह से ऐसा करवा देंगे। तो जब गलती है तो छोड़ दीजिए, नहीं काम। तीसरा साधन और साध्य। तीसरा गांधी ने क्या कहा? साधन और असाध्य। गांधी का विचार था साधन और साध्य में। गांधी ने अंतर कहा कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे बहुत लोगों को मैं देखता हूं, हमारे छात्र ही कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली पढ़ लिख के तो बंदूक खरीद ले, मोहल्ला चौकों के लिए पॉकेट मारी करेंगे। छोटा नौकरी हमें नहीं मिली जैसा मैं सोचा, मिली तो, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे हमको न पेट भरने के लिए पैसा मिलता, न हम जितना सम्मान उससे पहले पा रहे दूसरा मुझे सम्मान मिलता। नौकरी ही सब चीज नहीं है, आपका सम्मान भी एक बहुत बड़ा चीज है। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, नौकरी किए चाहे न किए, कम से कम 400-500 लोगों को नौकरी तो दिवा दिए। बात समझ गए? शिक्षक से लेकर रेलवे, एसएससी, आर्मी, बिहार पुलिस, सब जगह पदस्थापित है हमारे छात्र। जब तक मैं जीएस पढ़ाया, उस दिन भी आपके ही बैच के 2 लड़का फोन की सर दरोगा में हमारा सिलेक्शन हो गया है। हाँ, और 2 और निकला है जो अभी उसका 24 की परीक्षा होने, 3 गो है। हाँ, ये जो नया का एक हुआ है पीटी, रिजल्ट निकला, और मेंस उसका होने वाला है 24 अप्रैल को। 3 छात्र हैं। मैंने जीएस को नहीं पढ़ाया, लेकिन शुरुआत तो हमारे यहाँ से हुई ना। क्या? अरे हमने तो वर्षा करा दिया, थोड़ा तेज वर्षा और करा के किसी ने पानी उसको डाल दिया। खेत तो हमने ही तैयार कर दिया था ना, फिर बीज किसी और ने बो दिया। तो बच्चा लोग कहता है कि पहला बधाई सर आप ही को देंगे।
क्योंकि रुचि आर्ट्स के प्रति आपने जगाया, बच्चों को कहना है। तो मैंने कहा, गांधी ने कहा साध्य और साधन, जीवन में सफल होने के लिए कभी गलत रास्ता को मत अपनाओ, क्योंकि गलत रास्ता को अपनाने पर प्रारंभ में तरक्की तो होती है लेकिन बाद में बड़ा नुकसान होता है। आप पौधा लगाते हो, सब्जी की खेती करते हो, जल्दी जल्दी पौधा को बड़ा करने के, फल को बड़ा करने के लिए आप केमिकल का प्रयोग कर देते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट खराब हो जाता है, और तुम खाओ या कोई और खाए उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जो प्राकृतिक तरीके से उपजता है नहीं, उस सब्जी के टेस्ट में और ये हाइब्रिड के टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ही गांधी ने कहा साधन और साध्य, जीवन में आगे बढ़ना है तो उन साधनों, उन साध्यों का मत करो, उस साधनों का प्रयोग मत करो जो क्या अनैतिक हो, हमेशा नैतिक रास्ते पर चलो। हमेशा गांधी ने अनैतिक मार्गों का, अनैतिक साधनों का क्या किया, विरोध किया। और चौथा, लोकतंत्र में विश्वास। लोकतंत्र में जीवन में आगे बढ़ना है तो राजतंत्र पर तो ये तानाशाही का सोच भी नहीं करो। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता पर शासन करता है। जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जब जनता पर क्या करे, शासन करे, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसके दो रूप है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। गांधी ने कहा कि जो काम करना है सबसे सलाह मशवरा लेकर कहो। गांधी ने जो भी आंदोलन चलाया अपने मन से जनता पर कभी थोपने का काम नहीं किया। जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था उस अधिवेशन में अपने आंदोलन के प्रस्ताव को रखते थे। कांग्रेस आंदोलन को पारित कर देती तभी आंदोलन को गांधी चलाते थे। मैं गलत बोल रहा हूं? चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। हाँ, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस का रुख थोड़ा उल्टा हो गया था। गांधी ने वह धमकी दिया था कि अगर तुम नहीं पारित करो तो मैं भारत के बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तो वह मजबूरी थी गांधी का बोलना। लेकिन जब भी गांधी ने आंदोलन किया तो लोकतंत्र में विश्वास किया, सबको मिला जुला के चला, अपने मन से किसी काम को नहीं किया। उसके बाद हरिजनों का उत्थान। हरिजनों का उत्थान व समाज सुधार। गांधी ने हरिजन, जिसे आज दलित के भी दो वर्ग हो गए हैं, दलित और महादलित नाम से जाना जा रहा है, लेकिन हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी ने बड़ा सुंदर सोच के कहा था। हरि माने विष्णु, जन माने आदमी, विष्णु के आदमी। ऐसा गांधी का सोच था कि ऐसा नाम रखेंगे तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, बनावट, संरचना, जहां छुआछूत है, कम हो जाएगा। हालांकि कुछ समाज के ठेकेदारों ने ऐसा होने नहीं दिया। तो हरिजन शब्द का प्रयोग गांधी ने किया 1933 में, और इसके कल्याण के लिए एक पत्रिका भी निकाली हरिजन के नाम से। और पूना समझौता के बाद गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार और हरिजनों के उत्थान के लिए, पिछले दबे कुचले लोगों के कल्याण के लिए लगा दिया। और समाज सुधार, समाज में जाति प्रथा थी, छुआछूत थी, ऊंच नीच की भावनाएं थी, सबका गांधी ने क्या किया था, विरोध करने का काम किया था। छठा है स्वदेशी, खादी और चरखा। छठा क्या है? स्वदेशी, खादी और चरखा। गांधी ने हमेशा, जो बाबा रामदेव कहते हैं, गांधी ने पहले ही कहा था स्वदेशी बनो। अरे स्वदेशी वस्तु का भाई आप प्रयोग करोगे तो देश का संसाधन, देश का रुपया देश में ही रह जाएगा। गलत कि सही? और देश का रुपया जब देश में रह जाएगा, वहां बैठा लीजिए, देश का रुपया जब देश में रह जाएगा तो उस पैसा का प्रयोग अपने यहाँ होगा। तुम विदेशी सामान खरीदते हो, प्रयोग करते हो, तो तुम्हारा पैसा विदेश में चला जाएगा और उस पैसा का प्रयोग दूसरा देश अपने हित के कल्याण के लिए करेगा। तो हमेशा क्या बनो? स्वदेशी बनो। और आप लोग तो ऐसे होशियार हैं, चाइनीज का प्रयोग ज्यादा सस्ता दै छे। गलत से नहीं, हम ये नहीं कहते कि तुम पतंजलि ही खाओ, लेकिन प्रयास करो कि तुम्हारे घर में जो साधन है उसका प्रयोग करो। घर का चावल दाल रोटी ज्यादा बेटर है, नमक रोटी ज्यादा बेटर है, स्वदेशी परफेक्ट है।
समोसा के तुलना में चाट या छोला भटूरा के तुलना में। गलत सही? खादी कपड़ा है और चरखा से अपने लिए वस्त्र बनाओ, अपने भी पहनो और अपने देशवासियों को भी क्या करो। अब गांधी के प्रारंभिक आंदोलन की बात कर लें। दूसरा टॉपिक क्या होगा? प्रारंभिक आंदोलन। तो गांधी ने प्रारंभ में 3 आंदोलन चलाए थे। हालांकि इस आंदोलन को हम क्षेत्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं। क्या जी? इस आंदोलन को हम क्षेत्रीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, कह सकते हैं। कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें पहला होगा चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। दूसरा हुआ था अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन। और तीसरा था खेरा किसान आंदोलन। गांधी ने प्रारंभ में 3 क्षेत्रीय आंदोलन चलाए थे, लेकिन 3 क्षेत्रीय आंदोलन चलाने के बाद भी इन्हें महसूस हुआ कि नहीं, अंग्रेज सीधा मानने वाले में से हम सपोर्ट कर दे तो हमको कमजोरी समझ लेता है। मतलब आज का जो नियम है, गांधी समझ गए कि हम किसी का थोड़ा हम इज्जत देते हैं तो सामने वाला सोचता है कि हमसे डरता है। नहीं, हम इज्जत दे रहे इसका तो आपसे डरते नहीं, आपका मैं सम्मान करता हूं। अगर आप उसका गलत प्रयोग समझेंगे तो हम भी तो अपना मूल रूप में आइए जाएंगे। हल्का में ले लेता है। तो एक बात मेरा मानना है, किसी को सम्मान उतना ही दो जितना कि वह लायक है। अगर उसकी औकात से अधिक अगर सम्मान देना शुरू कर दोगे तो व्यक्ति गड़बड़ा जाएगा। नहीं, सम्मान सबको दो, लेकिन जितना ही मिलना था जितना उसके क्या हो। मेरे ख्याल से विचार गलत हो सकता है। औकात भर उसको सम्मान करो, औकात से ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या समझेगा कि हमसे क्या कर रहा है, डर रहा है। और वॉल्टेयर का सिद्धांत 100 चूहों की अपेक्षा 1 शेर का शासन उत्तम है। नहीं, चूहा की तरह डर डर कर, लोमड़ी की तरह डर डर के जीने से अच्छा है कि शेर की तरह दहाड़ते हुए मर जाओ। अधर्म करना अत्याचार है तो अधर्म का को सह जाना उससे भी बड़ा पाप है। बहुत सारे सिद्धांत आए हैं, हमें यहाँ ये चलना है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया नहीं, पहला क्षेत्रीय आंदोलन था। और बीपीएससी ने पिछला बार प्रश्न पूछा था, गांधी ने पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग या किस आंदोलन में किया था? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में ही किया था। सारे हम भी थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ तो उसका प्रचर्चे नहीं है। लेकिन एक पुस्तक हमने पढ़ा तो लिखा है उसमें स्पष्ट कि नहीं, पहली बार इसी में प्रयोग किया था गांधी ने। खैर मुद्दे पर आइए। चंपारण सत्याग्रह है क्या? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम किसान आंदोलन। कैसा आंदोलन था? चंपारण में था क्या? तो यहाँ पर नीलहो का अत्याचार था। किसका अत्याचार था? नीलहो कहते किसे हैं? जो नील की खेती करवाता था। और यहाँ पर अंग्रेज क्या कर दिए थे? 3 कठिया। क्या था? 3 कठिया प्रणाली थी। नियम था, जिसके पास 20 कट्ठा जमीन है, उस 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर कम से कम नील की खेती करनी। किसान तो नील की खेती करते थे, लेकिन उसका दाम तय करने का उनके पास पावर नहीं था। खुले बाजार में बेचने का पावर उसके पास क्या था? नहीं था। किसान परेशान थे। दूसरी बात, 1908 में
1908 की कहानी है। जर्मनी ने कृत्रिम नील का निर्माण कर दिया। जर्मनी ने जैसे ही कृत्रिम नील का निर्माण कर दिया तो भारत के नील की मांग क्या हो गई? कम हो गई। नील का प्रयोग कपड़ा को रंगने के लिए पहले किया जाता था। अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन रंगने के लिए नहीं, व्हाइट कपड़ा को थोड़ा और लाइट बनाने के लिए कर देते हैं। क्या उजला में थोड़ा सा नीलापन डाल दो तो कपड़ा की चमक क्या होती है? धोती बढ़ जाती है। यहाँ और 1908 के बाद नील के दाम मांग और घट गई। और नियम है मांग घटा, घट रहा है, घटेगा, न कर देगा तो उस बर्बाद न होगा उसका। नहीं, मांग का नियम नहीं लाएंगे। सामान्य बात, व्यवहारिक बात बोल रहा हूं। यह दूसरा कारण था। मांग का नियम तो है कि मांग घट रहा है, इसके पीछे रीजन है कि दाम बढ़ रहा है। जल्दी शुरू होगा इकोनॉमिक्स भी। 5वें महीना के बाद हम 15 मई के बाद शुरू उम्मीद है कर ही देंगे, एक अलग समय दे करके, क्योंकि उसको बहुत स्लो पढ़ाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऊपरे ऊपरे जाएगा। तो नीलों का अत्याचार था, तिनकठिया व्यवस्था थी, कृत्रिम नील मिल गया, इसके कारण डिमांड कम हो गई थी, खुले बाजार में बेचने का अधिकार नहीं था, राजस्व का दर ज्यादा था। राजस्व क्या था? ज्यादा था। महाजन भी शोषण कर रहे थे। महाजन क्या कर रहे थे? शोषण। केना शोषण कर रहा है? टैक्स ज्यादा लेके, माने ब्याज का दर ज्यादा लेकर कर रहे थे। किसानी से मुक्त होना चाह रहे थे। चंपारण के किसान नीलों के अत्याचार से मुक्त होना चाहते थे, तिनकठिया प्रणाली से मुक्त होना चाहते थे, राजस्व जो ज्यादा था, कर जो ज्यादा था, उसका विरोध से मुक्त होना चाहते थे, और महाजन के शोषण से भी बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन शोषण से निकालने वाला क्या था? कोई नहीं था। विरोध करने वाले को जेल में बंद कर दिया जाता था। इसी दौरान चंपारण के ही किसान थे राजकुमार शुक्ल, गांधी को बड़ा रिक्वेस्ट किए। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही अप्रैल 1917 ईस्वी में गांधी चंपारण पहुंचे। कहां पहुंचे? हमने कल कहा था, जैसे ही गांधी ने चंपारण पहुंचा, चंपारण के जिला समाहर्ता कलेक्टर गांधी को चंपारण में प्रवेश करने से रोक लगा दिया कि आप मेरे चंपारण में नहीं आ सकते हो, क्योंकि आप आओगे तो हमारे यहाँ क्या होगा? विद्रोह फैल जाएगा, जनता भड़क जाएगा हमारे विरुद्ध, हमारी भोली भाली जनता को तुम परेशान कर दोगे, होशियार बना दोगे, वो हमारे कहल बयान से मान में नहीं करेगा। हमने कहा था कल के क्लास में कि उस समय गांधी अंग्रेजों के लिए तो बहुत वरदान सिद्ध हो रहा था, क्योंकि गांधी ने भारत के नौजवानों को सेना बनकर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कराया था। हालांकि कुछ विरोधियों ने, गांधी का विरोधी नहीं कह सकते, उसको हम राष्ट्रवादी कह सकते हैं, गांधी को सेना में भर्ती करने वाला दलाल कह दिया था, एजेंट कह दिया था। हाँ, सर्जेंट निगेटिव सेंस में ही बोला था, लेकिन सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट। और अंग्रेज ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। कल के क्लास में हमने चर्चा किया था। समाहर्ता रोका, गांधी ने अपनी आवाज ऊपर बुलंद किया, कलेक्टर से ऊपर वाला पद पर गवर्नर को बुलंद किया। गवर्नर ने कहा कि नहीं, गांधी को सपोर्ट करो, अब इसकी हमें जरूरत है, तो चलो गाड़ियों उड़ियों दे देकर सह लो, आज जो कानून का लागू करने के लिए करो। ऊपर से आदेश मिला, तो यहाँ पर एक कमेटी बना, चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी बना। कौन कमेटी? एक समिति बना, चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी बना। महात्मा गांधी, धरणीधर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, कई जो क्षेत्रीय नेता थे बिहार के, इसके मेंबर बने। और गांव गांव जा करके किसानों से पूछा गया कि आपको तकलीफ क्या है। बात समझ गए? चंपारण के हर गांव में गांधी जी इस टीम के मेंबर के साथ घूमे। एक ही बात सबसे आया कि महाजन का शोषण ज्यादा है, राजस्व का दर क्या है? ज्यादा है। तिनकठिया व्यवस्था को खत्म करवा दीजिए, नीलों के अत्याचार से मुक्त करा दीजिए, मतलब कुल मिलाकर के नील की खेती बंद करा दीजिए। हमें नील की जरूरत नहीं है, हम चावल गेहूं उगाना चाहते हैं।
गांधी जी प्रस्ताव को लेकर किसानों के तरफ से रखे इन गोरे बागान मालिकों के सामने कि भाई आप नील की खेती क्या करा दो। महाजन कहा ये नीलहो थे गोरे बागान मालिक, कहा कि बहुत क्या कराते हैं, हम तो बरसों से परंपरा एग्रीमेंट है मेरे साथ, एक साथ हम तो करेंगे नहीं। तो कहा कि आप नहीं करोगे तो हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी किसानों का नेता बन गए, बैठ गए धरना पर। 2-4 दिन ही बैठे, ऊपर से दबाव पड़ने लगा, अरे युद्ध चल रहा है, अभी किसी प्रकार का आंदोलन हमें नहीं चाहिए। गलत कि सही? इधर इंग्लैंड विश्व युद्ध में चल फंसा हुआ था और एक बहुत बड़ा गांधी जो अफ्रीका में भी तहलका मचा दिया था, हिला दिया था अंग्रेजों को वहां, चाहे वह बोअर युद्ध के समय हो, हर समय गांधी ने अंग्रेज को सपोर्ट किया था। कहा कि यहाँ भी इसको सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ सबको लेके बैठ गया धरना पर, और गांधी धरना पर बैठ गया, कुछ गांधी का हुआ तो अंग्रेज के तो पकड़ पकड़ के लोग मारेगा। इसलिए झुको, दबाव पड़ा गोरे बागान मालिकों पर, तो गोरे बागान मालिक गांधी के सामने जाकर के क्या हुआ, झुका, माफी मांगा, कहा कि आपके हम हर शर्त मानने को क्या है तैयार हैं, आप आंदोलन को क्या ले लो, वापस ले लो। जैसे देश में चुनाव का समय होता है और कोई बड़ा नेता धरना पर बैठ जाता है, तुरंत प्रधानमंत्री कौन दो मंत्री प्लीज मान जाइए, आपका सब शर्त मानेंगे, चुनाव नहीं है भाई, भूखे मर जाओ, हमारा कोनो मतलब नहीं। सही बोल रहा हूं ना? अंग्रेजी को भी लगा कि ना मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा काम। आया, झुका, समझौता हुआ। गांधी ने कहा भाई कि आप जो पहले तो हमको नील की खेती बंद कर दो, 3 कठिया प्रथा को बंद करो, और दूसरा जो आप अतिरिक्त लगान लिए हैं, तय है 5% लेने का, आप लिए हैं 30%, मैंने ज्यादा लिया था, पैसा वापस करना पड़ेगा। कहा कि हम सब शर्त मानेंगे। तो किसान से कहा पूरा लौटवा दीजिए ना। गांधी जी कहा कि कोई ले लिया है पैसा, उसमें अगर 1 पैसा लौटाता है तो समझ लो उसके लिए अपमान की बात है। गलत सही? मैंने खाना भर पेट खा लिया, उल्टी करना है, कितना तकलीफ होता है। किसान कहे ना पूरा लौटवा दीजिए। गांधी कहा कि अगर थोड़ा भी लौटा देता है तो उसके लिए अपमान की बात होगी, शर्म की बात होगी। अगर इतना निर्लज नहीं होगा, मान सम्मान का हो तो एरिया छोड़ के भाग जाएगा वो। तो नील की खेती समझौता हुआ, नीलों का अत्याचार बंद हुआ, 3 कठिया प्रथा बंद हो गई, राजस्व का दर घटा दिया गया, महाजनों के जो शोषण था वो भी कम हुआ, और 25% लगान क्या हुआ, और या कर कहो वो वापस कर दिया। गांधी की पहली जीत थी। इसी के चमत्कारी व्यक्तित्व को देखते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ में क्या जोड़ दिया, महात्मा। किस आंदोलन के समय? चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के नाम के पहले क्या जोड़ दिया, और गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी को उपाधि दिया, गुरुदेव। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा, गुरुदेव, और गुरुदेव ने इनको क्या दे दिया, महात्मा। अब आइए दूसरी कहानी। उम्मीद है सारे बच्चे हमारे कहने का तात्पर्य मतलब समझे होंगे। चंपारण सत्याग्रह अभी खत्म हुआ, तत्काल बाद गुजरात में एक जिला है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, बोस्टन, भारत का बोस्टन भी कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर भी कहते। कहोगे सर मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए फेमस है। क्या जी? अब बोस्टन अमेरिका में पूर्वी किनारे पर अटलांटिक महासागर के किनारे का बंदरगाह है, जहां पर 1773-74 में बोस्टन की चाय घटना घटी थी। हालांकि सूती वस्त्र व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र भी है वो बोस्टन। हाँ, बंदरगाह बड़ा, बहुत बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का आयात निर्यात वहां पर होता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता
है। और अहमदाबाद आज भी सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए फेमस है। भूगोल में पढ़ाऊंगा, यहाँ 67 गो सूती वस्त्र का मिल है लगभग, बड़े बड़े वर्तमान में। पहले तो और ज्यादा था। हुआ क्या कि यहाँ 1918 में एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी का नाम था प्लेग, काली मौत। प्लेग बीमारी फैल गया। भाई कहोगे प्लेग बीमारी फैला का है? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। युद्ध में बहुत सारे लोग मरे, और जो लोग मरे सबको ईमानदारी से बढ़िया में दफनाया नहीं गया, किसी को अधजला छोड़ दिया गया जैसे तैसे। तो उसके शरीर का जो फर्मेंटेशन हुआ, किण्वन हुआ, जब लाश सड़ेगा, जलाया दफना बने से नहीं जाएगा तो निकलेगा ना। जैसे ये भ्रम में न रहे, जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रहा है, जो लोग मर रहे हैं, तो क्या होगा? उस लड़ाई का प्रभाव, उस जो गैस का प्रभाव क्या वो में रह जाएगा? हवा मिलकर विश्व के सबको प्रभावित करेगा, किसी को ज्यादा करेगा, किसी को क्या करेगा। अब तो बात, अब कल की वार्ता तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बात अब परमाणु तक जा रहा है। अब दो राष्ट्र बना देगा, हमको भी लग रहा है। यूक्रेन को तोड़ेगा, हाँ, दो को तोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल रूस और यूक्रेन को ही क्षति हो रहा है, इसकी क्षति हमें भी हो रही है। बढ़ता हुआ पेट्रोल डीजल का दाम रूस में इंडिया से बेस ज्यादा महंगा हो गया। खैर मुद्दे पर आई, प्लेग बीमारी फैल गई। इस बीमारी से बहुत सारे लोग क्या होने लगे? मरने लगे। जैसे कोरोना के कारण हो रहा था, अचानक, ठीक है, अचानक मरने लगा। मजदूर लोग सोचा कि अब काम करने से अच्छा है कि काम को छोड़कर अपने गांव में चले, गांव का माहौल क्या है, ठीक है, और जितना हमको वेतन दिया जा रहा है उस वेतन से अपन पेट तो भर ही नहीं रहा है, तो इसमें से बचा के बाल बच्चों के लिए घर पर क्या मिले। मैंने प्लेग बीमारी था, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हो गया था? महंगाई हो गया था। बात समझ गए? मजदूर प्लेग बोनस की मांग किया कि अगर हमको यहाँ रोकना है तब क्या देना पड़ेगा? प्लेग बोनस देना पड़ेगा, तब काम करेंगे। न दीजिएगा तो काम छोड़ के अपना घर ही चल जाएंगे, भूखले रहेंगे, सूखले में रहेंगे, कम से कम मरेंगे तो ना। मिल मालिकों ने लिखता है कि पहले साकार लिया कि प्लेग रहेगा, हम बोनस देंगे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद प्लेग बीमारी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने से क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया। कहा कि ना देख बीमारी खत्म, तो कहा कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बता दो दीजिए। देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब जितना मजदूर था, यह श्रमिक आंदोलन था, मिल में काम करने वाला लेबर था, इशारा लेबर, श्रमिक। महात्मा गांधी से क्या किया? मुलाकात किया, और महात्मा गांधी से मुलाकात करके अपने दर्द को सुनाया, व्यथा को सुनाया। गांधी जी आए, मिल मालिक से बात किए कि भाई मजदूर आपके व्यवस्था का एक अंग है, अगर मजदूर खुश नहीं रहेगा तो आप कहाँ खुश रहिएगा? उत्पादन ही आपका गिर जाएगा। इसलिए आप इसके समस्या को सुनिए, इसका वेतन क्या कर दीजिए, आप बढ़ाइए, बोनस दीजिए। मिल मालिक इनकार कर देंगे, ना हम क्या करेंगे, ना करेंगे। तो गांधी जी उन श्रमिकों का नेता बन गए, अनशन पर बैठ के। ना दोगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। मजदूर मरेगा भूखे, तो हम रहेंगे। ताला बंद करो, हम गेटे पर धरना देकर बैठेंगे। अरे मजदूर 4 दिन भूखे रहेगा, तुम्हारा मिल अगर 4 दिन बंद हो गया, कितना करोड़ों अरबों का क्षति होगा। अब गांधी के कहने पर सब लेबर कहा कि हम ना काम नहीं करेंगे, पीछे बैठिए गांधी। गांधी जी हो गए आगे। 2 दिन 4 दिन मिल बंद हुआ, बैंक का ब्याज, महाजन की ब्याज तो बढ़ने लगा। बाजार में जो दुकानदार ऑर्डर दिया था इतना माल चाहिए, उसका आने लगा फोन, क्या जी माल नहीं दोगे, छोड़ दे तुमसे रिश्ता क्या हम। वहां भी मिल मालिक झुका, और गांधी ने यहां भी 35% कहा कि बढ़ाना पड़ेगा आपको। और यहां भी श्रमिकों को कितना वेतन बढ़वा दिया? नहीं बढ़ाया, कम क्या हुआ? बढ़ाएगा ना, डिमांड बढ़ाने की न थी।
घटाएगा तो कितना कम चलेगा। यहाँ भी 35% वेतन क्या कर दिया, बढ़ाया गया। उसमें तो घटाया होगा, इसमें बढ़ाया। पहले का बात छोड़ दो, हमको यहाँ लेके चल रहा हूँ। यहाँ अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन की बात हो रही है, यहाँ पर 35% वेतन को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ये बात खत्म हुआ। यहाँ भी गांधी जी क्या हो गए, सफल हो गए। देखो धीरे धीरे सफल होते, यहाँ भी चमत्कार दिखा रहे थे। अब मुद्दा आता है खेरा। कहा आता है खेरा। देखिए खेरा की जो है वह गुजरात का एक तालुका है। तालुका माने प्रखंड, जो अहमदाबाद जिला में पड़ता है। अहमदाबाद जिला में ही एक प्रखंड है जिसका नाम क्या है, खेरा। ठीक है। यहां हुआ क्या कि आप जानबे करते हैं कि साल में हमारे भारत के किसान अपने खेत में 3 प्रकार के फसल को उगाते हैं या लगाते हैं, पता है ना, रबी, खरीफ और तीसरा है जायद या गर्मा। तो खरीफ का मौसम था, किसका, खरीफ का मौसम था और समय पर वर्षा नहीं हुआ तो फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। खरीफ का त्योहार था, मैंने धान रोपने का समय था, लोगों ने अपना खेत में बिछन गिरा दिया, थोड़ा मोड़ा वर्षा हुआ, ऊपर अपना खेत में धान का रोपाई भी कर दिया, लेकिन क्या हुआ, वर्षा नहीं हुआ। तो खेत में ही फसल क्या हो गया, जल गया, सूखने लगा। इससे किसानों की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। एक तो फसल बर्बाद हो गया, किसान परेशान हो गए, और दूसरा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था। खर्चा निकालने के लिए राजस्व बढ़ा दिया ना, बुझे बात। किसान टैक्स देने के हैसियत में नहीं थे, क्योंकि घर में रहेगा तब टैक्स दे आएगा, न रहेगा तो कहां से दे आएगा। और अंग्रेज उल्टे, महाजन उल्टे लगान का दर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि महाजनों के मन में अंग्रेजों का दबाव था कि तुमको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। किसान लोग प्रार्थना पत्र लिखे के सेवई, जो भी लिखना, सेवा में श्रीमान महाजन का नाम कि फसल सूख गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि खरीफ के मौसम में जो हम सबको लगान देना है उस लगान को माफ कर दिया जाए। मतलब जो महाजन थे उन लोगों ने माफ करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। किसान पुनः हुआ कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर केवल महात्मा गांधी तो थे ही, गांधी, पटेल, इस आंदोलन में गांधी के साथ कौन थे, पटेल और इंदुलाल याग्निक। कौन थे, माने इंदु लाल याग्निक, 3 नेता मिले और किसानों के तरफ से आंदोलन कर दिया। और यहां पर नारा दिया, कर न दो। नहीं, गांधी ने किस आंदोलन में नारा दिया, कर न दो, खेरा किसान आंदोलन में। लेकिन दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, खरीफ का फसल तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन जब रबी का मौसम आया और किसानों ने अपने खेत में बीज को डाला तो बहुत बढ़िया पैदावार हो गया। किसान अपने खेत में फसल को लहलहाता हुआ देखकर प्रसन्न हो गए, आंदोलन कम होने लगा। लेकिन इतने बड़े बड़े नेताओं के देखते हुए महाजनों ने, जमींदारों ने लगान को क्या किया, खरीफ वाला लगान को क्या कर दिया, लगान माफ कर दिया। क्योंकि इस 17 वाला लगान तुमको क्या करते हैं, माफ करते हैं। लेकिन नेक्स्ट अपना जिसको जरूरत था, ये चेक किया गया कि जिसके खेत में फसल बर्बाद था उसको क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। जैसे बिहार सरकार ही जब बाढ़ घोषित कर देती है, अकाल घोषित कर देती है, जौना जौना जिला में सूखा रहता है उकरे माफ करती है, और जौना जिला में नहीं सुखाड़ पड़ता उसका माफ नहीं करती है। तो चेक करवाया, तो जहां जहां के किसान को क्षति हो गया था, सूख गया था, उसके लगान को क्या कर दिया, आज जिसके खेत में फसल अच्छा था उसके लगान को माफ नहीं किया। अब आइए आगे आते हैं। ये बात को जान गए तो थोड़ा सा और एक मुद्दे की बात पर आते हैं। नया मुद्दा है रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून। हमने कहा
अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा कि आप भारत के नौजवानों को कहिए कि सेना में भर्ती होकर युद्ध में हमारी क्या करे, मदद करे। युद्ध में जब हम जीत जाएंगे तो भारतीयों को कुछ स्वायत्तता प्रदान करेंगे या देंगे। महात्मा गांधी ने भारत के नौजवानों से आग्रह किया, अपील की कि आप सब सेना में भर्ती हो जाओ और सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों की सहायता करो। गांधी जी के कहने पर बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया, लड़ा। युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गया भी प्रथम विश्व युद्ध में। युद्ध जीतने के बाद भारत के नौजवानों को लगा कुछ नया घोषणा अभियान होगा या परसों होगा, गलत सही, इंतजार करने लगे। लेकिन इंतजार लंबा हो गया, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो गया और ऐसा पेपर में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था कि भारतीयों से ये टैक्स माफ कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, या विधानसभा विधान परिषद में इंडियन को सदस्य की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसको मताधिकार दिया जाएगा, ऐसा कुछ घोषणा नहीं किया। तो भारत के जो आप लोग जैसे राष्ट्रवादी लोग थे वो थोड़ा उग्र होने लगे, गोलबंद होने लगे और गोलबंद होकर विचार विमर्श करने लगा कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ न कुछ हमको बड़का धमाका करना पड़ेगा। इस बात की जानकारी इंग्लैंड के संसद को क्या हो गई, मिल गई कि भारत के लोग कुछ न कुछ नया धमाका करेगा, क्योंकि हमने वादा किया था कि तुमको स्वायत्तता देंगे, लेकिन वादा से तो पीछे हट रहे हैं। तो इंग्लैंड की संसद ने 1918 में भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए, आप दिमाग लगाएंगे, सुनेंगे, विरोध में विरोध नहीं करेंगे, भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए 1918 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने एक दमनकारी कानून पारित किया। उस दमनकारी कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। लेकिन ये आया भारत में कब? तो 1919 में। इंडिया में कब आया? इंग्लैंड में बना 1918 में। लेकिन कानून बनते ही थोड़ी लागू हो जाता है। इंडिया में आया 1919 में आया, और इसी कानून का नारा था, दमनकारी कानून था। इस कानून का जो नारा था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इस रॉलेट एक्ट कानून को का एक अपना कह सकते हैं सिंबल था, पहचान था, विशेषता थी कि कोई वकील नहीं। सामान्य नियम कहता है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है तो अनुच्छेद 20 कहता है कि हम अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। हालांकि संविधान लागू हुआ तब, लेकिन पहले भी नियम था, अंग्रेजों के काल में भी नियम था। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने पक्ष में अपनी बातों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए वो वकील रख सकता है। लेकिन यहां नियम हुआ कि कोई वकील नहीं, आप वकील नहीं रख सकते, कोई दलील नहीं। माने आप अपने साफ सफाई में न्यायालय में देखते हैं, बड़का क्रिमिनल होता है, वो बोलता है कि ना मैंने ना कहले रही, क्या नहीं, तुमको दलील नहीं, पेश नहीं कर, सफाई नहीं दे सकते हो, आप कोई अपील नहीं, आप आग्रह भी नहीं कर सकते हो। और पुलिस को बहुत पावर दे दिया गया यहाँ, पुलिस को विशेषाधिकार दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके नजरबंद कर सकता है। पुलिस को बहुत पावर दिया गया, अनेक सारे अधिकार दिए गए कि अगर आपको शक हो गया तो कोनो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, नजरबंद कर लो, बिना प्रमाण दिए, बिना किसी सबूत को। हाँ, तो ये अभी होता है, सामान्य लोग के साथ नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, आम लोगों के लिए भी हो जाता है कई बार। रात में नियम है 8 बजे के बाद नहीं करना है, रात में छापे मारता है। तो क्या है, ऐसा जब हुआ तब महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। काला कानून कौन कहा? हाँ, रॉलेट एक्ट को काला कानून कौन कहा? गांधी ने कहा। गांधी यहाँ भी पकड़ा के जेल में चले गए थे, अगर विरोध किए थे गांधी जी। गांधी कहाँ थे? जेल में थे यहाँ भी।
अब गांधी ने इसको काला कानून कह दिया और दुर्भाग्य यहीं पर एक घटना घटी इसी रॉलेट एक्ट के तहत 9 अप्रैल 1919 की कहानी है कि पंजाब में बैसाखी का त्योहार था। कौन त्योहार? पंजाब में बैसाखी का त्योहार था। अपने बिहार यूपी के लोग रामनवमी मनाते हैं और पंजाब के लोग मनाते हैं बैसाखी। बैसाखी का त्योहार था, बड़ी भयंकर मेला लगा हुआ था। लोग वहां मेला में घूम रहे थे, बच्चे लोग झुलुआ झूल रहे थे, मूली कचरी खा रहे थे, जिलेबी खा रहे थे। नहीं, जो नहीं हिसाब से कर रहा था। इसी समय उस मेला में पंजाब के 2 प्रमुख नेता भी घूम रहे थे। नाम था सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों मेला में ये भी घूम रहे थे। अंग्रेज सिपाही आया, भाई नेता है तो अपना प्रदर्शन तो दिखाएगा ना कि शांति चल रहा है ना। अंग्रेज पुलिस आया, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके उनको क्या कर दिया, लोगों के सामने उसके नेता को गिरफ्तार कर लिया। लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, उग्र हो गए। अपने नेता का रिहाई कैसे किया जाए, वही अपने नेता की रिहाई करवाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कौन राज्य में, पंजाब राज्य के अमृतसर जिला के, कौन जिला, एक जगह था, उस जगह का नाम था जालियावाला बाग। देखो रियल में कोई बाग बगीचा ही था नहीं। एक मोहम्मद जल्ली बड़ा गरीब मुसलमान था, ओकरे जमीन था, ओकरा चारों, बिहार नहीं पंजाब में हुआ था घटना है। मोहम्मद जल्ली का, उसका नहीं नाम अलग बात हो। चारों ओर से बिल्डिंग बन गया था, वो बेचारा गरीब आदमी था, अपना घर बनाने की क्षमता शायद नहीं थी, खाली पड़ल था ऑलरेडी। नहीं, बाउंड्री नहीं घेरा था, अगल बगल में जो घर बन गया था तो ऑलरेडी बाउंड्री बन गया था। आने जाने का तरीका 2.5 फीट चौड़ा या 3 फीट रास्ता था। देखा लोग, भारत की यही जगह है जहां अंग्रेज पहुंच सकता नहीं है। उसी में लगभग 20,000 लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत सभा थे में शामिल हुए और विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिर अपने नेता को हम कैसे जेल से मुक्त कराएं। दलाल की कमी नहीं तो अंग्रेज बहुत दलाल रख लेता। अंग्रेज ने इंडिया पर राज किया, इसके पीछे जिम्मेवार हमारे भारतीय थे। किसी ने जाके कह दिया जनरल ओडायर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर वही था, मतलब था जनरल ओडायर को, किसी ने कह दिया कि श्रीमान आप यहाँ बैठल है, उसे तो मीटिंग सीटिंग कर रहा है। गांधी यहाँ नहीं थे, जेल में थे गांधी। गांधी होते तो मामला कुछ और होता शायद। गांधी मराते नहीं तो गोली नहीं चलता शायद। ये था, अंग्रेज को डर था कि गांधी जौन सभा में वहां अगर गोली चलवाएंगे तो हम पर क्या पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। गांधी नहीं थे, आया, अब बिना सूचना दिए गोली चलवाने का आदेश दिया। 10 मिनट में लगभग 1600 राउंड गोली चली है। बहुत पुलिस था ना उस समय, मशीन गन रहे चाहे न रहे। 10 मिनट में कितना गोली चली, 1600 राउंड गोली चली। हजारों लोग मरे, हजारों घायल हुए। इतिहास में इसी घटना को जालियावाला बाग हत्याकांड के नाम से लोगों ने विरोध किया। और आपको पता है ना कि जनरल ओडायर को इंग्लैंड के संसद ने सजा देने के बजाय सर्वोच्च सेनापति का उपाधि दिया था, सोने की तलवार से उसको उपाधि विभूषित किया था। कहते मेरा मकसद है तो ये था इंडिया में तो खौफ फैलाना। इस घटना की जांच करने के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। उसमें 8 गो मेंबर था। कितना में? हंटर आयोग में 8 मेंबर था, 5 + 3, 5 गो अंग्रेज, 3 गो क्या था, भारतीय था। इसने कहा मात्र 379, कितना, 389 गो लोग मरा है भारतीय। कांग्रेस दुखी हो गई कि ना इतने के ना मरेगा, 79 गो मरा था, इतना रिपोर्ट था, 79 लोग मरा। कांग्रेस असंतुष्ट हो गई। कांग्रेस अपने तरफ से आयोग बनाया, उसके अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय थे। उसने रिपोर्ट तक नहीं, ज्यादा लोग मरा है।
लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट को माना नहीं गया। इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तय कर दी। और एक भारतीय थे शंकर नायर, जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में क्या थे, एक सदस्य थे, उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड।